हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम दोस्तों बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम, जेईई एंट्रांस एग्ज़ाम और एचपी टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और साथ ही में दोस्तों जो एचपीएसएससी के जो जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में अंत तक। मैंने बता दिया स्पेशल जो ये वीडियो फोकस करेगी वो करेगी एचपी बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम और एचपी जेईई एंट्रांस एग्ज़ाम 2022 के लिए। और दोस्तों आपको पता है एग्ज़ाम को थोड़ा ही समय रह गया है, थोड़े ही दिन रह गए हैं, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो आपको बताना है दोस्तों भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा स्पीकर? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों भारत में जो लोकसभा का विघटन कर सकता है वो करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रपति जो है यह मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन कर सकता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो आपको बताना है दोस्तों जब भारत पर पहला अरब आक्रमण हुआ था, कब हुआ था? 712 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको बताना है जो वहाँ पर आपको बताना है जो सिंध था उसमें है वहाँ का शासक कौन था। ऑप्शन है दाहिर चाच या फिर राय साहसी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दाहिर उस समय सिंध का शासक था, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। अगला है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को है और पूछा है उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो दोस्तों काफ़ी आसान प्रश्न है यहाँ पर, लेकिन इस प्रश्न से कितने प्रश्न आपके कवर होते हैं? सबसे पहले ये प्रश्न कवर होता है कि भारत पर जो जजिया कर लगाया है सर्वप्रथम वो किसने लगाया है? तो वो लगाया है मोहम्मद बिन कासिम ने। और यहाँ पर पूछा है उसने किस वर्ग को कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो दोस्तों जजिया कर था यह गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, यानी कि मुसलमान तो इसका आंसर नहीं होने वाला है। दोस्तों इसने ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा था, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ब्राह्मण। एक प्रश्न पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो वो था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। तो आपने याद रखना है। और इसने जो आक्रमण किया था वो किया था 712 ईस्वी में, पहला सफल अरब आक्रमण माना जाता है भारत पर। अगला है, नौकरी के समाचार कौन सा मंत्रालय देता है? यानी कि दोस्तों जो नौकरी का जो समाचार है वो आपको बताना है कौन सा मंत्रालय जो है किसके द्वारा पास है या फिर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, श्रम और रोजगार मंत्रालय, संचार मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो नौकरी का जो समाचार है दोस्तों वो दिया जाता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, ढिल्लिका नगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ढिल्लिका का आशय है दिल्ली से, वर्तमान में जिसे दिल्ली कहा जाता है उसे पहले ढिल्लिका कहा जाता था। तो आपको बताना है ढिल्लिका नगर की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है चौहानों, तोमरों ने, परमारों ने या फिर प्रतिहारों ने। तो दिल्ली की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी तोमर राजपूतों के द्वारा। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, तोमरों ने। और कौन था शासक दोस्तों? वो था अनंगपाल। अगला प्रश्न है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह या फिर राणा हमीर। तो जल्दी से बताइए। तो दोस्तों जो विजय स्तंभ है यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री है, इसका जो निर्माण है ये करवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, राणा कुंभा के द्वारा दोस्तों टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर करवाया गया था इसका निर्माण, ये भी आपसे आगे प्रश्न पूछा जाएगा, आगे प्रश्न इंक्लूड है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो दोस्तों पहले ही मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, जो भारत पर पहला आक्रमण हुआ था वो हुआ था अरबों के द्वारा। ऑप्शन जो सी है इसका सही हो जाएगा, अरबों के द्वारा भारत पर पहली बार विदेशी आक्रमण हुआ। अगला है,
पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो आपको बताना है पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? भभूति, जयदेव, चंद्रबरदाई या फिर बाणभट्ट? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो है ये लिखा गया है चंद्रबरदाई के द्वारा। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। चंद्रबरदाई के द्वारा जो पृथ्वीराज रासो है वो लिखा गया है। और एक और प्रश्न आता है दोस्तों पृथ्वीराज विजय से। दोस्तों जो पृथ्वीराज विजय है इसकी जो रचना करी गई थी वो जियानक के द्वारा करी गई थी। तो आपने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सार्वजनिक जगहें जो हैं वो सभी नागरिकों के लिए हैं? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 18? तो दोस्तों ये जो संविधान का अनुच्छेद 15(2) है ये कहता है कि जो भारत की जगहें हैं यानी कि सार्वजनिक जगहें जो हैं वो सभी नागरिकों के लिए हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है वर्ष 1100 में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा भुवनेश्वर कहाँ है। भुवनेश्वर राजधानी है उड़ीसा की। तो दोस्तों जो 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर थे भुवनेश्वर के, वहाँ के जो सभी मंदिर थे उनमें जो प्रधानता रखता है वो रखता है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है जो दिलवाड़ा के मंदिर हैं वो कहाँ हैं। श्रवणबेलगोला में, पार्श्वनाथ पर्वत, इंदौर या फिर आबू पर्वत? तो दोस्तों जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर थे ये बनाए गए थे जैनों के द्वारा और ये जो मंदिर हैं वो हैं राजस्थान के आबू पर्वत में। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, आबू पर्वत। याद रखना है। अगला प्रश्न है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता होना चाहिए कि जो खजुराहो है ये कहाँ है। तो दोस्तों ये पड़ता है एमपी में और यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध फेमस मंदिर हैं। तो आपसे पूछा गया है इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत या फिर चंदेल राजपूत? जो खजुराहो के मंदिर हैं दोस्तों ये बनाए गए थे चंदेल राजपूतों के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, चंदेल राजपूत। और दोस्तों हिमाचल से संबंधित भी चंदेल राजपूतों से प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि जो कहलूर रियासत थी दोस्तों उसकी स्थापना करी थी वीरचंद चंदेल ने। और जो वीरचंद थे वो कहाँ से आए थे दोस्तों? तो यह चंदेरी से आए हुए थे यानी कि मध्य प्रदेश से आए हुए थे। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पहले आपको मैंने बताया कि जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। अब प्रश्न है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़ या फिर सिकरी? तो दोस्तों जो विजय स्तंभ है वो है चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पता है दोस्तों किसका निर्माण कब करवाया गया था तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो लिंगराज मंदिर हमने पहले पढ़ा जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिर थे उनमें प्रधानता रखता था। तो इसका क्वेश्चन है आपसे कि इसकी स्थापना किसने करी यानी कि इसकी नींव किसने डाली थी? तो इसकी नींव डाली थी दोस्तों अयाती केसरी ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अयाती केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई थी। अगला प्रश्न है सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो आपको बताना है जो महमूद गजनवी था उसने जो 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था तो गुजरात का उस समय शासक कौन था? तो आपको पता होगा दोस्तों जो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण है महमूद गजनवी का ये सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है उसका। और दोस्तों उसमें जो शासक था वो कौन था आप कमेंट करके जरूर बताएं। ऑप्शन है भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, मूलराज प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके लिए होमवर्क है। और दोस्तों इस जो युद्ध हुआ था उसमें दोस्तों गुजरात का शासक आपको बताना है कौन सा था। और इस जो आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने उसने काफ़ी भारी मात्रा में जो धनराशि थी वो लूट कर लिया गया था और मंदिरों को नष्ट कर दिया था। तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। इस प्रश्न का आप आंसर कमेंट करके बताएं। अगर कोई नहीं बताता है तो मैं कमेंट करके जरूर बता दूंगा। अगला है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी?
तो दोस्तों आपको बताना है हिंदू विधि पर जो मिताक्षरा पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? नयन चंद्र, अमोघ वर्षा, विज्ञानेश्वर या फिर कंबन? तो ये लिखी गई विज्ञानेश्वर के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई हिंदू विधि यानी कि जो कानून वगैरह है उन पर पुस्तक मिताक्षरा नाम से। अगला है ब्लैक पैगोडा क्या है? आपको बताना है ब्लैक पैगोडा के नाम से इसे जाना जाता है। तो ब्लैक पैगोडा जो है दोस्तों वो है भारत में यानी कि कोणार्क में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ब्लैक पैगोडा जो है यह कहा जाता है जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसे। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत के लोगों की मताधिकार के लिए यहाँ पर के लिए होना था, मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से 18 कर दी गई? तो वे कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें जो वोट डालने की उम्र है वो 21 से 18 वर्ष करी गई? दोस्तों वह संविधान संशोधन था 61वां। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 1989 में हुआ था, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के जो इतिहास का प्रणेता कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है कर्नल टॉड को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, कर्नल टॉड को राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है। अगला प्रश्न है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किस प्रदेश में मजबूत है? तो दोस्तों ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो आपको बताना है जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है किस प्रदेश में मजबूत है यानी कि किस प्रदेश में सत्ता में है, ये काफ़ी महत्व रखती है। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल। तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है दोस्तों ये केरल की राजनीतिक पार्टी है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न है राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन जो है दोस्तों वो गलत है, आपको बताना है। तो सभी ऑप्शन को आपने ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें गलत पूछा गया है राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, ये सही है कि राज्यसभा जो है एक परमानेंट बॉडी है। अगला है इसे 3 अप्रैल 1952 को विधिवत बनाया गया था, ये भी सही है, इसको 3 अप्रैल 1952 को विधिवत बनाया गया। अगला है राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है प्रतिवर्ष नहीं बल्कि 2 वर्षों के बाद रिटायर होते हैं। तो आपने याद रखना है जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य हैं वो 2 वर्षों के बाद रिटायर होते हैं। तो कितने आपके प्रश्न इसमें से कवर हो गए हैं? अगला प्रश्न है प्रसाद का सिद्धांत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो सबसे पहले आपने समझना है प्रसाद का सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों प्रसाद का सिद्धांत है जैसे कोई भी व्यक्ति कोई भी पद या शब्द ग्रहण करता है, कोई भी उपाधि वगैरह, तो वो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार करेगा। तो दोस्तों उसी को प्रसाद कहा गया है और इसका जो वर्णन है वो है अनुच्छेद 310 में। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 310। अगला है कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो आपको बताना है कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? दोस्तों धन विधेयक के बारे में जो वर्णन है वो आपके आर्टिकल 110 में है और इसका जो निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है वो करता है लोकसभा स्पीकर। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, लोकसभा का स्पीकर। आप कमेंट करके बताएं वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये अब नहीं रहा है अस्तित्व में, क्योंकि पहले जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे। अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब दोस्तों इसको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन फिर भी प्रश्न पूछा जाता है, किया जा सकता है या फिर यहाँ पर था करके पूछा जा सकता है, लेकिन अब ये जो प्रोसेस थी इसको समाप्त कर दिया गया है। तो आपने याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है लोकसभा और राज्यसभा में। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन है तुंगभद्रा, साबरमती, मंडाबा या फिर नर्मदा।
तो दोस्तों इन ऑप्शन में से जो अरब सागर में गिरती है वो है नर्मदा नदी। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है और बाकी सभी जो हैं इनका जो प्रवाह है दोस्तों वह है बंगाल की खाड़ी की ओर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप और भी अन्य ज़्यादा वीडियो चाहते हैं इससे रिगार्डिंग तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।